हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। कहानी की शुरुआत में लूशुआन नाम की लड़की अपने हस्बैंड जीजिंग को एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए गई थी। जीजिंग बिजनेस के रिलेटेड यूएस गया था। वो आते ही सीधा लूशुआन से ये कहता है कि जैसे ही प्लेन नीचे उतरा तो मैं तुमसे मिलने के लिए भागा क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। वो दोनों बस बात कर ही रहे थे कि तभी ही जीजिंग की असिस्टेंट जिया वो उसे कहती है कि सिस्टर देखो ना, इस जर्नी से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो पहले हम घर जाते हैं। एयरपोर्ट से वापस आने के टाइम पर लूशुआन के मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उसे न शक हो गया था कि उसका पति जीजिंग उसे धोखा दे रहा है। साथ ही साथ में उसे ये शक भी हो रहा था कि वो यूएस नहीं गया है, इसी कंट्री चाइना में ही था। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसकी प्लेन टिकट मांगती है, लेकिन जीजिंग वो पहले तो थोड़ा ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन बाद में कह देता है कि जल्दी जल्दी आने के चक्कर में मैं टिकट को प्लेन में ही भूल गया। अब तो लूशुआन का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो लूशुआन उस पर गुस्सा थी। जीजिंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं यूएस नहीं गया था, मैंने पहले ही यूएस में अपने लोगों को भेज दिया है, वो लोग प्रोजेक्ट को पूरा करके ही आने वाले हैं। मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई भी इरादा नहीं था, ये तो बस मैंने तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडपा दोनों को सरप्राइज देने के लिए किया था। जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारे ग्रैंडपा इस शादी से नाखुश थे क्योंकि उनको मैं तुम्हारे काबिल नहीं लगता था। मैं तो बस उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था ताकि वो मुझसे खुश हो जाए। ये सुनकर लूशुआन उसे माफ कर देती है एंड कहती है कि वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी ही लूशुआन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो भागी हुई जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो बचेंगे कि नहीं। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जीजिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ग्रैंडपा को इस ऑपरेशन में कुछ होता है तो उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लूशुआन रोते हुए उसे हक कर लेती है। दूर से उन दोनों को जिया देख रही थी एंड वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। जीजिंग का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो वो उसे इशारे से यहाँ से जाने को कहता है। इस ऑपरेशन में ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग उनका फ्यूनरल कर रहे थे। वहाँ पर लूशुआन के अंकल साहब आते हैं। वो उसे हिम्मत दे रहे थे कि लूशुआन तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ही जीजिंग की ग्रैंडमा वहाँ पर आती है एंड अंकल साउ से बिजनेस के रिलेटेड बातें करने लगती है, मानो जैसे ग्रैंडपा की मौत पर इसे तो कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी ही वहाँ पर कहानी का सेकंड मेल लीड मिनशी अपने दो असिस्टेंट लीनान और युआन के साथ एक जबरदस्त एंट्री देता है। मिनशी है तो सेकंड मेल लीड एंड उसका काम भी बिल्कुल सेकंड मेल लीड जैसा ही है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल मेल लीड जैसी है, खड़ूस, रूड एंड मुफट। मिनशी आते ही सीधा लूशुआन के पास जाकर बैठता है एंड उसे कहता है कि मिन ग्रुप की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। जीजिंग मिंगशी को देखकर जब उसके पास जाता है तो मिंगशी बड़े ही कोल्ड वे से उसे कहता है कि लू ग्रुप के कुछ शेयर तुमने अपनी कंपनी में ट्रांसफर करवाए। हाँ, शायद इसीलिए यान ग्रुप पिछले 1 सालों से इतनी तरक्की कर रहा है। गाइस, मैं पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, मिंगशी की कंपनी का नाम है मिन ग्रुप, जीजिंग की कंपनी का नाम है यान ग्रुप और लूशुआन की कंपनी का नाम है लू ग्रुप। लू ग्रुप को उसके ग्रैंडपा ही चला रहे थे, लेकिन अब तो उसकी मौत हो गई है एंड इस कहानी के अकॉर्डिंग लू ग्रुप चाइना की नंबर 1 कंपनी है। अगले सीन में जीजिंग एक स्पीच दे रहा था। जिया जीजिंग की ग्रैंडमा के पास बैठी थी। ग्रैंडमा उसे कहती है कि लूशुआन के ग्रैंडपा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम आज जितनी सक्सेसफुल हो वो उन्हीं की ही वजह से हो, और मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम जीजिंग को लेकर क्या फील करती हो। अगर तुम जीजिंग के साथ नहीं होती तो उसकी कंपनी आज इतना अच्छा नहीं कर रही होती, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी है कि अब हमें कैसे भी करके लू ग्रुप को हासिल करना है। मिंगशी उन दोनों को दूर से देखता है लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाता। वो सोचता है कि ये जिया जीजिंग की ग्रैंडमा के साथ कर क्या रही है। दिखने से तो ऐसा लगता है कि ये लोग यान ग्रुप को स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जीजिंग सभी लोगों से कह रहा था कि लूशुआन को कंपनी का कोई काम नहीं आता, इसीलिए लू ग्रुप को आज से मैं संभालने वाला हूँ। ये सुनकर मिंगशी लूशुआन के पास जाता है
एंड उसे कहता है कि लू ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, तुम्हारे ग्रैंडपा के जाने के बाद बहुत सारे काम अटके होंगे, तो तुम्हें अब मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। लूशुआन कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास जीजिंग और जिया जैसी दोस्त है। मिंगशी उसे कहता है कि भले ही वो लोग तुम्हारे साथ हो, लेकिन लू ग्रुप इसका मामला तुम्हें उनसे सेपरेट रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। थोड़ी देर के बाद फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है। जीजिंग लूशुआन से कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी ही वहाँ पर जिया आकर उसे ये कहती है कि हमें अभी कंपनी जाना होगा, क्योंकि हमें वहाँ पर काम है। लूशुआन उसे कहती है कि तुम जिया के साथ कंपनी चले जाओ, मैं तो टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। लेकिन तभी ही वहाँ पर मिंगशी आता है एंड कहता है कि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर लूशुआन मिंगशी के साथ चली जाती है। ये देखकर जीजिंग को तो उस पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि मिंगशी तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, लेकिन जब लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी मिन ग्रुप को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिंगशी लूशुआन को लेकर उसके ग्रैंडपा के घर पर आया था। लूशुआन अपने ग्रैंडपा का सारा सामान पैक कर रही थी एंड मिंगशी वो बचपन की कुछ फोटोज को देख रहा था। उसमें वो लूशुआन के साथ था। वो अपनी एंड लूशुआन की साथ में फोटो देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। लेकिन तभी ही ग्रैंडपा के फोन में कुछ मैसेज आते हैं। वो जैसे ही उन मैसेज को पढ़ता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें जिया और जीजिंग दोनों की साथ में फोटोज थी। लूशुआन उसे कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के फोन में क्या देख रहे थे, मुझे भी दिखाओ। ये सुनकर वो डर जाता है एंड फोन को छुपाने लगता है। लूशुआन कहती है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या देख रहे थे। मिंगशी उसे फोन नहीं दे रहा था, तो ये देखकर लूशुआन तो ज्यादा ही उत्सुक हो जाती है। तो ये देखकर मिंगशी उस फोन को नीचे फेंक देता है। लूशुआन भी समझ जाती है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गलत होगा। पहले से ही वो काफी ज्यादा परेशान थी एंड अब ये देखकर तो वो बेहोश ही हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कंपनी के कुछ लोग नए सीईओ के बारे में बात करने के लिए आए थे। वो लोग उसे कहते हैं कि लू ग्रुप का सीईओ तो जीजिंग को ही बनना चाहिए, हमें तो वही बेस्ट कैंडिडेट लग रहा है। ये सुनकर लूशुआन जीजिंग को कॉल करती है, लेकिन जीजिंग और जिया दोनों ही गुलछर्रे उड़ाकर सो रहे थे। जिया देखती है कि लूशुआन इसे कॉल कर रही है तो वो कॉल को कट कर देती है। जिया एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब उसने लूशुआन को इतनी अच्छी तरीके से जिंदगी जीते हुए देखा तो उसके मन में लालच आ गया कि उसे भी ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए। थोड़ी देर के बाद जीजिंग जब उठता है तो वो उसे कहता है कि लूशुआन का मुझे कॉल आया था, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह अभी उठी हूँ। जीजिंग उसे कहता है कि झूठी कही कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अभी के लिए मुझे लूशुआन के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा ताकि मुझे लू ग्रुप के शेयर मिल जाए। तभी ही उसे लूशुआन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं बस मीटिंग से आ ही रहा हूँ। तो लूशुआन उसे कहती है कि लू ग्रुप के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं एंड वो सभी लोग नए सीईओ के बारे में बात कर रहे हैं। जीजिंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आया। वो तो बड़ी बड़ी स्माइल करते हुए घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लूशुआन नया सीईओ उसे ही चूज करेगी। लेकिन वहाँ आकर पता लगता है कि लूशुआन ने तो कोई फैसला ही नहीं लिया है। लूशुआन अपने सारे शेयर अंकल साफ को देना चाहती थी। ये सुनकर तो जीजिंग को एक झटका सा लगता है। आगे वो ये सारी बातें जिया को बताते हुए कहता है कि लूशुआन अभी भी मुझे और अंकल साफ को लेकर कंफ्यूज है। अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में वो फैसला करने वाली है कि वो अपने नाम के शेयर किसे देगी, मुझे या फिर अंकल साफ को। अगर उसने अपने नाम के शेयर अंकल साफ को दे दिए तो फिर मेरा क्या होगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूशुआन बोर्ड मीटिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो जा रही थी तभी ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटलाइज थी। डॉक्टर जीजिंग से ये कह रहे थे कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उसके ब्रेन में चोट लगी है। अगर अभी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर भी सकती है। जिया जीजिंग से कहती है कि तुमने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर सकती है। और हॉस्पिटल वाले फैमिली की परमिशन के बिना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करते, बस उन्हें फर्स्ट एड ही देते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर को अभी ये बात पता नहीं चली है कि हम दोनों उसकी फैमिली
फैमिली मेंबर्स है, तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। अब वो दोनों लूशुआन को ऐसे ही अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही डॉक्टर परेशान हो जाते हैं क्योंकि लूशुआन की फैमिली का कोई भी मेंबर उसे देखने नहीं आया था। लूशुआन अपने मन में सोच रही थी कि ज़ीजिंग तुम कहाँ पर हो, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। इसका मतलब उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा होश था। फिर हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूशुआन को होश आता है। उसके पास मिंगशी का एक असिस्टेंट युवान था। वो कहता है कि तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब तो तुम जिंदा हो। हमारे बॉस ने तुम्हें बचा लिया है एंड उसने ही तुम्हारा ये ऑपरेशन करवाया। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मिंगशी से कह रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन अगर इस लड़की को जीने की चाह नहीं होगी तो ऐसे ही वो कोमा में पड़ी रहेगी। ये सुनकर मिंगशी कहता है कि लूशुआन जल्दी से उठ जाओ ताकि जो चीजें शुरू हुई है हम उसे खत्म कर सके। प्रेजेंट में लूशुआन कहती है कि क्या मिंगशी ने मेरी मदद की, तो युवान उसे कहता है कि हाँ, मेरे बॉस तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन उसने पार्किंग लॉट में ये देखा कि ज़ीजिंग और जिया ऐसे ही हॉस्पिटल से जा रहे हैं। जब मेरे बॉस हॉस्पिटल के अंदर आए तो डॉक्टर काफ़ी परेशान थे कि इसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं मिल रहा। तो मेरे बॉस ने उनसे ये कहा कि इसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं आने वाला, मैं ही इसका गार्जियन हूँ। लूशुआन उसे पूछती है कि फिर लू ग्रुप के सारे शेयर का क्या हुआ। तभी ही वहाँ पर मिंगशी आकर उसे ये बताता है कि जब तुम कोमा में थी तो तुम्हारे पति ज़ीजिंग ने आकर वो सारे शेयर अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए। लूशुआन उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो मिंगशी कहता है कि मैं ये करना चाहता था इसीलिए। लूशुआन कहती है कि ग्रैंडपा की मौत हो गई, कंपनी भी मेरे हाथों से चली गई और मेरा जो पति था उसने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। मिंगशी कहता है कि लगता है कि मैंने गलत इंसान की जान बचा ली। तुम्हारे ग्रैंडपा ने कड़ी मेहनत की एंड लू ग्रुप को इस सिटी की नंबर 1 कंपनी बनाया, क्या इसीलिए ताकि ज़ीजिंग जैसे बकवास लोग तुम्हें धोखा देकर उसे हथिया ले। अगर तुम्हारी उस कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती तो ज़ीजिंग उस औरत के साथ खुश रहता एंड तुम्हारी कंपनी को भी वहीं संभालता। जो सारी चीजें आज तुम्हारी है आगे चलकर वो उसकी होती एंड जो खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली थी वो उस औरत को मिलती। ये सुनकर लूशुआन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मिंगशी उसे कहता है कि तुम्हें होश आ गया है, ये बात सिर्फ मुझे और मेरे 2 असिस्टेंट के अलावा किसी को भी पता नहीं है। यही सही मौका है, जो चीजें तुम्हारी है उन्हें तुम वापस लो, उन्हें तुम किसी को भी मत देने दो। ये सुनकर लूशुआन को वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती है जब भी ज़ीजिंग ने उसे झूठ बोला था। वो सोचती है कि मैं लकी हूँ कि मिंगशी ने मुझे बचा लिया एंड अब ये मेरी न्यू लाइफ है। ज़ीजिंग, जो भी तुमने मेरे साथ किया है उस बात का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। अगले दिन लूशुआन ज़ीजिंग की कंपनी में एक वर्कर बनकर जाती है ताकि उसे ज़ीजिंग के खिलाफ कुछ एविडेंस मिल सके। ऑफिस के अंदर ज़ीजिंग जिया से ये कह रहा था कि लूशुआन के सारे शेयर मैंने ले लिए, लेकिन अभी भी लू ग्रुप में कुछ लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। जिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, लूशुआन अभी भी कोमा में है, तो आज नहीं तो कल लू ग्रुप तुम्हारा ही हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। जब कंपनी वालों के पास कोई होप नहीं बचेगी तो वो सभी लोग तुम्हें ही नया सीईओ चूज कर लेंगे। ज़ीजिंग कहता है कि तुम हॉस्पिटल उसे देखने गई थी, क्या वो अभी भी कोमा में ही है? तो जिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो उठ भी गई तो मैं फिर भी उसे सुला दूंगी। लूशुआन ने उन दोनों की ये सारी बातें दूर से सुन ली थी। अब जिया ज़ीजिंग को किस करने वाली थी, तो ये देखकर लूशुआन से थोड़ी आवाज़ हो जाती है। तो ज़ीजिंग भागा हुआ बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई और ही सर्वेंट थी। जिया पूछती है कि क्या हुआ। ज़ीजिंग उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाओ एंड चेक करो कि वो अभी कोमा से उठी है कि नहीं। यहाँ लूशुआन भागकर वॉशरूम की तरफ आ गई थी। वो सोचती है कि ये जिया तो मुझे मारने की भी प्लानिंग कर सकती है। तभी ही टॉयलेट की तरफ जिया आ रही थी। वो फोन पर ज़ीजिंग की ग्रैंडमा से ये कह रही थी कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, फिर हम लोग साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे। लूशुआन ने ये बातें सुन ली थी तो वो भी उसके पीछे जाती है। लूशुआन देखती है कि जिया ग्रैंडमा से कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रही है, तो वो सोचती है कि पहले तो ग्रैंडमा और जिया उन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों इतना चिपक कर बातें कर रही है। जिया कहती है कि ग्रैंडमा, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ज़ीजिंग अब लू ग्रुप का एक्टिंग डायरेक्टर बन गया है। अब आप हमारे रिश्ते के बारे में कब अनाउंस करने वाली है?
तो ग्रैंडमा कहती है कि थोड़ा शांत रहो, पहले हमें लू ग्रुप की सारी जायदाद को हड़पने दो, उसके बाद हम लू शुआन का जीजिंग के साथ डिवोर्स करा लेंगे, फिर होगी तुम्हारे रिश्ते की बात। ये सुनकर जिया तो बड़ी ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज रात में आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो लू शुआन के होश ही उड़ जाते हैं। वो जैसे ही उन पर भड़कने के लिए जाती, उससे पहले ही वहाँ पर मिंगशी युआन के साथ पहुँच जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि मिंगशी तुम यहाँ पर? तो मिंगशी कहता है कि मैं हाल ही में ही अब्रॉड से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों ना मैं आप ही का ही पड़ोसी बन जाऊँ ताकि मुझे जीजिंग के साथ बिजनेस करने में थोड़ी आसानी हो। यह सुनकर ग्रैंडमा उसे खाली पड़े घर दिखाने लगती है। जिया मिंगशी के क्लोज जाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन युआन उसे उतना ही दूर रख रहा था। लेकिन लास्ट में जिया बोल ही पड़ती है कि मिस्टर मिंगशी, क्या मैं आपको याद हूँ? युआन कहता है कि तुम तो जीजिंग की असिस्टेंट हो ना, तो तुम जीजिंग के घर पर कर क्या रही हो? तुम्हें तो अभी कंपनी में होना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि जीजिंग का स्टाफ अच्छा है, ये तो बस मुझे घर छोड़ने के लिए आई है। उसके बाद मिंगशी ग्रैंडमा को लेकर फिर से घर देखने के लिए आगे चला जाता है। जिया सोचती है कि मैंने जहाँ तक सुना है ये मिंगशी काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है एंड किसी से भी सीधी मुंह बात नहीं करता, तो फिर ये ग्रैंडमा से इतना आज क्लोज क्यों हो रहा है? कहीं लू शुआन उठ तो नहीं गई है ना? इतना सोचकर वो भागी हुई हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है। उसे ऐसे जाते देखकर मिंगशी युआन को एक इशारा करता है, तो युआन लू शुआन को मैसेज भेजता है कि तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलो। लू शुआन जो कि यहाँ पर कैमरा फिट करने के लिए आई थी, वो ये काम नहीं करती एंड तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। मिंगशी कहता है कि लू शुआन, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये अमीर लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, बाहर से चमकती दुनिया और अंदर से काला अंधेरा। अगले सीन में जिया जब हॉस्पिटल आती है तो उसे लू शुआन कोमा में ही नजर आती है। जिया कहती है कि लू शुआन, बस तुम ऐसे ही पड़े रहना तो तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी, इंक्लूडिंग जीजिंग। तुम्हारे मरने के बाद मैं उसका अच्छी तरीके से ध्यान रख लूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। लू शुआन को तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके जाने के बाद वहाँ पर युआन आता है। वो उसे डरते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो? ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, तुम्हें क्या जरा सा भी अंदाजा है? अगर मैंने और बॉस ने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो तुम तो आज जिंदा ही नहीं रहती। मिंगशी आकर कहता है कि युआन ने ठीक कहा, तुम्हें सीधे ही सांप के मुंह में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप एविडेंस को ढूंढ लेंगे। वो कहती है कि मैं समझ गई। मिंगशी कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। युआन कहता है कि अगर वो जिया यहाँ पर फिर से वापस आ गई तो? मिंगशी कहता है कि फिर तुम इसकी जगह पर सो जाओ। लीनान कहता है कि हाँ, कब से तीखी मिर्ची खाकर लू शुआन पर चला रहे थे, अब तुम ही यहाँ पर उसकी जगह पर लेट जाओ। अगले सीन में मिंगशी और लू शुआन एक जगह पर आए थे। मिंगशी उसे कहता है कि ये हमारा सीक्रेट स्टूडियो है और इसी स्टूडियो के सामने जो घर है वहाँ पर जीजिंग और जिया अकेले में मिलते हैं। हम इसी स्टूडियो से उन पर दूर से ही नजर रखेंगे। लू शुआन उसे कहती है कि मिंगशी, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो मिंगशी कहता है कि वो जीजिंग, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लीनान दूर से ही उनके ऊपर नजर रख रहा था एंड कहता है कि बॉस, टारगेट मिल गया है। ये सुनकर लू शुआन खुद उसे देखने के लिए जाती है। वो सोचती है कि जब मैं कोमा में थी तो मेरी पीठ पीछे ये दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे। वो गुस्से के मारे जाने लगती है। तो मिंगशी कहता है कि तुम कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ एंड अभी के अभी मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। मिंगशी उसे कहता है कि थोड़ा शांत रहो, अगर अभी तुमने उसे डिवोर्स दिया तो फायदा तो उसमें उसी का ही है, तुम्हारा तो नुकसान होगा। इस जंग में सिर्फ तुम अकेली ही नहीं हो, मैं हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा के कुछ भरोसेमंद लोग हैं। लू शुआन उसे कहती है कि क्या अंकल साउ भी हमारे साथ है? तो वो कहता है कि हाँ। यहाँ जीजिंग जिया से ये कह रहा था कि लू ग्रुप को हासिल करने के लिए मुझे और भी ज्यादा शेयर की जरूरत पड़ेगी। अंकल साउ से इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है एंड उसने कहा कि वो मुझे अपने शेयर देंगे। ये सुनकर जिया कहती है कि अंकल साउ, वो तो लू शुआन के डैड के काफी भरोसेमंद इंसान है, वो भला तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? जरूर दाल में कुछ काला होगा। जीजिंग कहता है कि इतना बुरा भी मत सोचो, मैं इस कंट्री का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ।
जिया कहती है कि फिर भी तुम्हें और भी ज्यादा शेयर की जरूरत पड़ेगी। मिंगशी कैसा रहेगा? जीजिंग कहता है कि वो मिंगशी लूशुआन का चहीता है, बस हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अगर एक बार लू ग्रुप मेरे हाथों लग गया फिर वो भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जिया कहती है कि मिंगशी वैसे आज ग्रैंडमा से मिलने के लिए आया था। जीजिंग कहता है कि वो मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए क्यों आया होगा, लगता है कि मुझे उसे पर्सनली मीटिंग करनी होगी। अगले दिन जीजिंग मिंगशी से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे कहता है कि मिंगशी बचपन में तुम्हें ये फूड काफी पसंद था तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन मिंगशी वो तो उस फूड को टच करने की बात तो दूर रही, वो उस फूड को देखता भी नहीं, सीधा उसे ये कह देता है कि तुम यहाँ पर काम की वजह से आए हो तो सीधे मुद्दे की बात करो। जीजिंग कहता है कि मुझे लू ग्रुप में तुम्हारे 10% शेयर चाहिए, तो मिंगशी कहता है कि 20% कैसा रहेगा। जीजिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे पास से सिर्फ 10% ही मांगा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 20% होगे तो तुम लू ग्रुप के नए CEO भी बन सकते हो, लू फैमिली की सारी जायदाद तुम्हें मिल सकती है। जीजिंग सोचता है कि मैंने तो इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये तो पहले से ही प्लानिंग करके आया है, लेकिन मेरा इसमें क्या चाहता है, मुझे तो 20% मिल रहा है ना, तो मुझे ये डील साइन कर लेनी चाहिए। अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में जीजिंग सभी लोगों से ये कह रहा था कि लूशुआन अभी कोमा में है, पता नहीं कि वो कब उठेगी, लेकिन लू ग्रुप वो बिना CEO के तो नहीं चल सकता ना, लेकिन अब मेरे पास 50% लू ग्रुप के शेयर है, तो इस हिसाब से मैं लू ग्रुप की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मिंगशी कहता है कि इसने ठीक कहा, लूशुआन का पति होने के नाते कंपनी तो इसे ही मिलनी चाहिए, लेकिन तभी ही कुछ बोर्ड मेंबर्स इसका अपोज करते हैं एंड इसमें से लूशुआन के एक अंकल साउ भी थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम हमारी कंपनी किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते, तुम सिर्फ लूशुआन के हस्बैंड हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी लूशुआन कोमा में है इसलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो, लेकिन जब वो उठेगी तो वो खुद ही इसके बारे में फैसला ले लेगी। जीजिंग कहता है कि लूशुआन मेरी वाइफ है एंड इस हिसाब से मैं लू ग्रुप को, तो अंकल साफ कहते हैं कि लूशुआन अगर तुम्हारी वाइफ है तो क्या हुआ, तुम्हारी सरनेम यान है और हमारी सरनेम लू है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा पर्सन आकर मेरी कंपनी को संभाले। वैसे भी इतने सालों में तुम्हारे यान ग्रुप ने कुछ उखाड़ा तो नहीं, जब से लू ग्रुप के शेयर यान ग्रुप में आए तब से ही तुम लोग अच्छा कर रहे हो, ये भी लू ग्रुप की ही मेहरबानी है। ये सुनकर तो जीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। मिंगशी वॉज लाइक, अंकल आपने तो कमाल ही कर दिया। जीजिंग जब घर वापस आता है तो वो गुस्से के मारे कहता है कि उस पागल बुढ़े ने आखिरी टाइम पर सब कुछ बदल दिया। जिया कहती है कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अंकल साउ पर यकीन मत करो, लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर लूशुआन कोमा में रहेगी तब तक तुम लू ग्रुप के कैंडिडेट रहोगे, तो तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहकर वो जाती है लूशुआन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए। वो वहाँ जाने के बाद लूशुआन के बॉडी मेजरमेंट मशीन में कुछ गड़बड़ करती है और उसके बाद वहाँ से चली आती है। फिर हम देखते हैं कि एक कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि कैसे जिया ने लूशुआन को मारने की कोशिश की। जिया जीजिंग के पास वापस आती है और कहती है कि जल्दी ही हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हें एक गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। जिजिंग थोड़ा अपसेट था तो वो कहती है कि क्यों, तुम्हें अपनी वाइफ के मरने पर थोड़ा गम हो रहा है? तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल से कोई कॉल क्यों नहीं आया। लूशुआन उन दोनों को दूर से देखकर सोचती है कि देखो तो मेरी मौत पर ये दोनों कैसे खुश हो रहे हैं। मिंगशी कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का फोन हमें मिल गया है एंड डाटा भी रिकवर हो गया है, अब हमारे पास सारे सबूत है, तो तुम्हें ज्यादा छुपने की कोई जरूरत नहीं है, यही सही टाइम है कि तुम सबके सामने आओ। दूसरी तरफ अंकल साउ जीजिंग को कॉल करके कहते हैं कि लूशुआन को कुछ हो गया है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जीजिंग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी लूशुआन की मौत की खबर मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उसके सिर पर एक पहाड़ आकर गिरता है क्योंकि वो लूशुआन को जिंदा देखता है। लूशुआन उसे देखकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे होश आ गया है। वो कहता है कि तुम जिंदा क्यों हो? वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। लूशुआन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा ऑक्सीजन मास्क निकाल रहा है एंड थोड़ी ही देर में मुझे होश आ गया। मैं जब बेहोश थी तब का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जीजिंग कहता है कि तुम हाल ही में ही उठी हो तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी ही वहाँ पर अंकल साहब आते हैं। वो कहते हैं कि जीजिंग मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सीधा यहाँ पर ही बुला लिया। अगले सीन में जीजिंग लूशुआन को लेकर ग्रैंडमा वाले घर पर जाता है
तो ग्रैंडमा लूशुआन को जिंदा देखकर शॉक थी। किसी को भी लूशुआन पर शक न हो जाए इसलिए लूशुआन ग्रैंडमा से नॉर्मली ही बात करती है, लेकिन वो देखती है कि कैसे जीजिंग ग्रैंडमा को चुप रहने का इशारा कर रहा है। लूशुआन सोचती है कि मुझे ये जगह पहले काफी सेफ लगती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस जगह पर बड़े बड़े आस्तीन के सांप छुपे हैं जो कि मुझे काटने की फिराक में थे। मिंगशी ने ठीक कहा था, मुझे इन लोगों से दूरियां बनाकर रखनी होगी। दूसरी तरफ जिया वो जीजिंग को कॉल कर रही थी, लेकिन वो तो उसका कॉल पिक ही नहीं करता। लीनान मिंगशी से पूछ रहा था कि बॉस, आप अब्रॉड से इतनी जल्दी वापस आ गए तो इसका रीजन लूशुआन तो नहीं है ना? युवान कहता है कि बकवास क्वेश्चन पूछना बंद कर। वो मिंगशी से पूछता है कि बॉस, क्या मैं अभी भी लूशुआन पर नजर रखूं? क्या पता वो किसी खतरे में पड़ जाए। मिंगशी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम दोनों ने काफी मेहनत की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसे प्रमोशन दूं। तो ये दोनों ही झगड़ने लगते हैं कि मुझे दो। मिंगशी कहता है कि जो ज्यादा खाना खाएगा मैं उसी को ही प्रमोशन दूंगा। ये सुनकर ये दोनों खाने के बारे में फाइट करने लगते हैं। अगले दिन जिया जीजिंग की ऑफिस में जाकर उस पर चिल्ला रही थी कि कल तुमने मेरे किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। लू ग्रुप को हासिल करने के बाद क्या तुम मुझे डम करने वाले हो? जीजिंग जो कि अभी भी चुप बैठा था क्योंकि वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि लूशुआन अभी भी जिंदा है। जिया कहती है कि मुझे जवाब दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो जिया उसके पास जाकर उसे कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब दो। वो ऐसे ही उस पर चला रही थी तो जीजिंग उसे जोर से एक चाटा लगा देता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर लूशुआन आ जाती है। लूशुआन को जिंदा देखकर जिया के तो पैरों तले जमीन और सिर के ऊपर से आसमान ही खिसक जाता है। लूशुआन कहती है कि जीजिंग तुमने जिया को क्यों मारा? माना कि वो थोड़ी काम में गलतियां करती रहती है, लेकिन तुम्हें इस बात की सजा उसे इस तरह से नहीं देनी चाहिए थी। जीजिंग भी लूशुआन को आते देखकर थोड़ा शांत हो जाता है। लूशुआन कहती है कि मैं थक गई हूँ तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये सुनकर जीजिंग लूशुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिया तो बस उन दोनों को जाते देखती ही रहती है। जीजिंग लूशुआन को लेकर घर आता है। लूशुआन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ बीफ सूप पीना है। जब जीजिंग का ध्यान दूसरी तरफ था तो लूशुआन उसकी पॉकेट में कुछ रिकॉर्डर जैसा रख देती है। जीजिंग कहता है कि मैं बिजी हूँ तो तुम बाहर से ऑर्डर करवा लो, मैं तुम्हें अगली बार बना दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, बाहर इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, तुम्हारे हाथों का टेस्ट ही अलग है। ये सुनकर जीजिंग कहता है कि ठीक है मैं बना दूंगा। दूर से उन दोनों को जिया देख रही थी। वो सोचती है कि शायद लूशुआन को जीजिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हमें उसे कुछ बताना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद जीजिंग जिया के पास आता है तो वो कहती है कि ये लड़की जिंदा कैसे है? तो जीजिंग कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कल क्या तुमने ये नहीं कहा था कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? जिया कहती है कि मैंने कल खुद चेक किया था, लेकिन ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। वो कहता है कि जो भी हो, मुझे कैसे भी करके लू ग्रुप का वारिस बनना है। दूर से लूशुआन घर में बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो मिंगशी को कॉल करके भी उन दोनों की बातें सुनाती है। जिया जीजिंग से कह रही थी कि हर वक्त तुम ग्रैंडमा क्यों करते रहते हो? क्या तुम कोई खुद से फैसला नहीं ले सकते? मैं तो कहती हूँ कि हमें आज रात ही लू फैमिली की सारी जायदाद हड़प लेनी चाहिए। मिंगशी ये सुनकर लूशुआन से कहता है कि अगर वो लोग आज रात ही जायदाद हड़पने की बात कर रहे हैं तो वो लोग ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब कुछ इलीगल माना जाएगा। तभी ही लूशुआन के हाथ उसके ग्रैंडपा का फोन लग जाता है। उसके ग्रैंडपा के फोन में जीजिंग और जिया दोनों की काफी सारी फोटोज थी। मिंगशी उसे आवाज देता है कि लूशुआन तुम मेरी बातों को सुन रही हो, लेकिन लूशुआन का ध्यान तो उन सारी फोटोज देखने में था तो वो कुछ नहीं कहती। अब मिंगशी को तो लूशुआन की फिक्र होने लगती है कि ये जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले, इसलिए वो भागते हुए लूशुआन के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर फूड डिलीवरी आ जाती है तो जीजिंग जिया की कार से निकल जाता है, लेकिन जब वो किचन की तरफ जा रहा था तो उसे लूशुआन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आती है। लूशुआन के हाथों में चाकू था, वो चाकू लिए जीजिंग की तरफ बढ़ रही थी। जीजिंग तो बेचारा डर ही जाता है कि आज तो ये मुझे चाकू से काट ही डालेगी, लेकिन तभी ही वहाँ पर मिंगशी आ जाता है। वो कहता है कि लूशुआन घर में सर्वेंट है तो तुम्हें किचन का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मेलन को उठाकर कहता है कि चलो हम तीनों लोग इसे साथ में खाते हैं।
जीजिंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिंगशी कहता है कि मुझे बिजनेस के रिलेटेड लूशुआन से कुछ काम है। उसके बाद मिंगशी लूशुआन को लेकर साइड में चला जाता है। यहाँ पर जीजिंग एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह मेलन को काट रहा था। लूशुआन मिंगशी से कहती है कि उस दिन तुमने मेरे ग्रैंडपा के फोन में जिया और जीजिंग के साथ में फोटोज देख ली थी ना, इसीलिए तुमने फोन को फेंक दिया था। मिंगशी कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम इस बात को सह नहीं पाओगी, लेकिन तुम याद रखना कि कोर्ट में हमें इसे पेश करना है और यही सारी फोटोज हमारा ठोस सबूत है। लूशुआन कहती है कि मेरे ग्रैंडपा को जरूर जीजिंग और जिया ने ही मारा होगा। तो मिंगशी कहता है कि शांत बैठो, अगर अभी तुमने कुछ किया तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, फिर हमें उनको गलत साबित करने के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तभी ही वहाँ पर जीजिंग मेलन लेकर आ जाता है। उसे मिंगशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मिंगशी ये कहता है कि मैं लुओ ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो मिंगशी के पास बैठकर उसे कहता है कि कैसा है प्रोजेक्ट। मिंगशी कहता है कि इसकी कॉस्ट 500 मिलियन जितनी होगी। ये सुनकर जीजिंग की तो हवा यही उड़ जाती है। वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को हमारे यान ग्रुप के साथ करना हो तो जरूर तुम मुझे बताना। मिंगशी कहता है कि हमारे मेन ग्रुप ने हमेशा से ही लो ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है, लेकिन अभी जो तुमने कहा मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। अगले सीन में मिंगशी उनके घर से जा रहा था तो लूशुआन उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे ग्रैंडपा के घर पर छोड़ दो। तो जीजिंग कहता है कि नहीं, मिंगशी को काम होगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मिंगशी कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तो फ्री हूँ। ये सुनकर लूशुआन उसके साथ चली जाती है। जीजिंग को ये देखकर फिर से जेलसी होने लगती है। वो कहता है कि जिया ने तो ठीक कहा था, इस मिंगशी को लूशुआन में सच में इंटरेस्ट है। उन दोनों के तुरंत जाने के बाद ग्रैंडमा वहाँ पर आती है तो जीजिंग उसे 500 मिलियन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैंने अभी लूशुआन को मिंगशी के साथ जाते हुए देखा, अगर उन दोनों के बीच में अफेयर्स भी होगा फिर भी तुम ऐसे इग्नोर करना जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी लू ग्रुप को हड़पना और ये 500 मिलियन वाला प्रोजेक्ट है। तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है कि तुम्हें हमारी फैमिली यान फैमिली को इस कंट्री की नंबर 1 फैमिली बनाना है। इन दोनों की बातों से हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि ये ग्रैंडमा जीजिंग का ब्रेन वॉश करने की ट्राई कर रही है एंड जीजिंग भी सही गलत का पता होते हुए भी ग्रैंडमा जैसा कह रही है बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। अगले दिन लूशुआन जिया से मिलती है एंड कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीजिंग मुझे चीट कर रहा है एंड इसके खिलाफ मुझे कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा डर रही हूँ, तो तुम ही इन सबूतों को खोलकर देखो। यहाँ जिया भी डर जाती है एंड सोच रही थी कि कहीं मेरा भंडा फूट ना जाए, लेकिन जब वो उन एविडेंस को देखती है तो उसमें तो कोई और ही लड़की थी। जिया ये देखकर रिलैक्स हो जाती है एंड कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिंगशी और लूशुआन दोनों ने ही उस लड़की को कुछ पैसे देकर हायर किया था एंड वो लड़की उसी की ही कंपनी में काम करती है। जब जिया उस लड़की को देखती है तो वो आती ही सीधा उस पर टूट पड़ती है, बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह। उन दोनों को तो ऐसे झगड़ते हुए देखकर कंपनी के कुछ लोग तमाशा देखने के लिए भी आ जाते हैं। तभी ही वहाँ पर लीनान उन दोनों को रोकने के लिए आता है, लेकिन जिया लीनान को भी साइड में धक्का दे देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिंगशी और जीजिंग आते हैं। मिंगशी कहता है कि ये सब कुछ क्या है, अगर तुम्हारी कंपनी में इसी तरह का काम होता है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है। जीजिंग कहता है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है एंड मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिंगशी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्या इस बात की गारंटी देते हो? आज तुम्हारी इस ट्रबल मेकर असिस्टेंट जिया के कारण लीनान को चोट लग गई, आगे भी क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, तो तुम्हें अभी के अभी कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। यह सुनकर जीजिंग जिया के साथ उस लड़की को तुरंत फायर कर देता है एंड कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है ना। मिंगशी कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं लीनान को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। लीनान कहता है कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते। जीजिंग सोचता है कि मिंगशी ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लीनान को मुझे दिया है, इसका मतलब ये है कि मिंगशी को मुझ पर भरोसा है। मिंगशी तो लीनान को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है एंड लीनान बस चिल्लाते रह जाता है कि बॉस आप ऐसे नहीं जा सकते। जब जीजिंग रात में घर आता है तो लूशुआन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने जिया को फायर कर दिया, वो मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जीजिंग बात को बदलते हुए कहता है कि कल तुम क्या मिंगशी को हमारे घर डिनर के लिए इनवाइट करोगी?
तो वो कहती है कि अगर तुम जिया को लंच के लिए बुलाओगे फिर ही मैं मिंगशी का कुछ सोच सकती हूँ। अब ये सुनकर जीजिंग को जिया को बुलाना ही पड़ता है। जब जिया वहाँ पर आती है तो लूशुआन जानबूझकर उसे स्पाइसी खाना दे रही थी। ग्रैंडमा उसे इशारे से मना करती है कि तुम इतना ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाओ। यहाँ पर लूशुआन ऐसे दिखा रही थी जैसे कि जिया की चौप जाने पर उसे काफी दुख है एंड वो जिया को कंसोल करना चाहती है। वो उसे ड्रिंक करने को कहती है तो ग्रैंडमा फिर से उसे इशारे से मना करती है, लेकिन जिया थोड़ा ड्रिंक कर ही लेती है। फिर लूशुआन कहती है कि जिया अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा तो कल हम दोनों हाइकिंग पर जाएंगे, ये कैसा आइडिया रहेगा। तो ग्रैंडमा तुरंत बोल पड़ती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये ऐसी जगह पर नहीं जा सकती। लूशुआन कहती है कि क्या जिया प्रेग्नेंट है, जल्दी से बताओ कि बच्चे का बाप कौन है। ये सुनकर 3 सेकंड के लिए यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। लूशुआन कहती है कि तुम मुझे लड़के के बारे में कुछ भी बता नहीं रही हो, इसका मतलब ये है कि लड़का तुमसे ज्यादा लॉयल नहीं होगा, वो तुमसे कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा होगा। अगर उस लड़के को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुम्हें भी उसका बच्चा अपने पेट में पालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल एंड इसका अबॉर्शन कराकर आते हैं। जिया मना करती है तो लूशुआन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है तो ग्रैंडमा बोल पड़ती है कि ये बच्चा जीजिंग का है। वेल यहाँ पर लूशुआन यही चाहती थी कि ये लोग अपने मुंह से ही सच को उगल दे एंड ऐसा ही होता है। लूशुआन भी यहाँ पर ऐसे ही नाटक करती है जैसे कि उसे तो इस ट्रूथ के बारे में अभी अभी ही पता चला हो। लूशुआन उसे पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ, जब मैं कोमा में थी तब। तो ग्रैंडमा कहती है कि जीजिंग के साथ तुम्हारी शादी को हुए कितने साल हो गए, लेकिन तुम तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई एंड अब ये लड़की हमारी यान फैमिली को वारिस देने वाली है, तो तुम इसमें बीच में टांग अड़ा रही हो। लूशुआन उसे कहती है कि आपने साबित कर दिया है कि आपके ग्रैंडसन ने मुझे चीट किया है, ना कि मैंने उसे चीट किया। इतना कहते ही वो छाने लगती है। जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि जीजिंग की फैमिली को मैंने अपनी फैमिली की तरह माना था, ग्रैंडमा को भी मैं बहुत ही ज्यादा मानती थी, लेकिन ये लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे ये कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन लूशुआन बोर्ड मीटिंग में जाती है एंड जाते ही जीजिंग पर चिल्ला रही थी कि तुमने मेरी बिना परमिशन के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे कर दिया। वो उसे तुरंत एक्टिंग डायरेक्टर के पद से फायर कर देती है। तो कुछ बोर्ड मेंबर उसे पूछते हैं कि अगर जीजिंग चला गया तो हमारा बाकी का काम कौन संभालेगा। लूशुआन कहती है कि जीजिंग की जगह पर मैं अगली एक्टिंग डायरेक्टर बनूंगी, भले ही मुझे कंपनी का कोई काम आता ना हो, लेकिन मैं सीखूंगी एंड आप लोग भी इसमें मेरी मदद करना। जीजिंग कहता है कि चलो फैसला आज हो ही जाए कि कौन चाहता है कि लूशुआन एक्टिंग डायरेक्टर बने, वो अपना हाथ खड़ा करे। इस पर मिंगशी और अंकल जाओ सिर्फ 2 ही लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, बाकी का कोई नहीं करता। तो जीजिंग को ऐसा लगता है कि जल्दी ही लूशुआन का पत्ता कट होने वाला है, लेकिन तभी ही मिंगशी सारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ घूर कर देखता है तो वो सारे एक के बाद एक लूशुआन की तरफ हो जाते हैं। ये देखकर तो जीजिंग को तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत होकर लूशुआन के पास आता है एंड उसे माफी मांगता है। लूशुआन उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उस बच्चे का अबॉर्शन करवाना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि बस इतना सा ही। जीजिंग जाता है जिया के पास एंड बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात करता है तो वो कहती है कि मैं ये नहीं करूंगी। जीजिंग कहता है कि बच्चा तो हम दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे तो ही मैं अबॉर्शन कराऊंगी। ये सुनकर जीजिंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। दूसरी तरफ मिंगशी वो अपनी और लूशुआन की बचपन की एक फोटो को देखकर स्माइल कर रहा था। इसे हमें पता लगता है कि मिंगशी लूशुआन को पसंद करता है एंड वो अब्रॉड से वापस चाइना इसीलिए आया है। तभी ही वहाँ पर जीजिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड बातें करते हुए आता है तो मिंगशी उसे पूछता है कि तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मिंगशी कहता है कि अगर तुम्हें एआई के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ही क्यों करूं। मिंगशी जाता है लूशुआन के पास एंड उसे पूछता है कि जब जीजिंग मेरे पास आया था तो उसने मुझे बताया कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है, तो क्या ये बात सच है। वो कहती है कि हाँ। मिंगशी उसे कहता है कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ चीटिंग का सबूत है, ऊपर से लू ग्रुप भी अब तुम्हें मिल गया है, तो तुम अब सोच क्या रही हो, सीधा उसे डिवोर्स दे दो। लूशुआन कहती है कि मुझे उसे बदला लेना है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली।
तो मिंगशी कहता है कि लूशुआन, बदला लेना छोड़ो और न्यू लाइफ को स्टार्ट करो। लूशुआन उसे कहती है कि मिंगशी, तुम कभी भी नहीं समझोगे कि मैंने क्या खोया है, तुम मेरे दर्द को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो मिंगशी कहता है कि तुम बदल गई हो। ये सुनकर मिंगशी वहाँ से चला जाता है। मिंगशी के जाने के बाद वहाँ पर जीजिंग आता है एंड कहता है कि वो अब मिंगशी के साथ उसी AI प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। लूशुआन उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो जीजिंग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन में भी कर सके। यह सुनकर लूशुआन कहती है कि फिर तुम अपनी सौतेली बहन को यहाँ पर बुला लाओ, वैसे भी वो कब से अब्रॉड में स्टडी कर रही है। जीजिंग सोचता है कि मैं तो उसे यहाँ पर नहीं बुला सकता, अगर वो यहाँ पर आई तो वो तो मेरी सारी जायदाद ही हड़प लेगी। वो तुरंत लूशुआन को इसके लिए मना कर देता है। तो लूशुआन उसे कहती है कि तुम्हें उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम वापस से उसे अब्रॉड भेज सकते हो। उसके बाद लूशुआन घर आती है तो वो घर में देखती है कि जिया वहाँ बैठकर खाना खा रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा ने। लूशुआन उसे कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेशरम हो। तो वो कहती है कि नहीं, एक माँ को इतनी रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए। लूशुआन उसे कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं ग्रैंडमा से डरकर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम पर इतना खर्चा किया और एक अच्छी जगह पर जॉब दिलवाई, फिर भी तुमने हमारे साथ धोखा किया। इस पर जिया कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी मुझे पता लग गया था कि मैं ज़िंदगी भर भी नौकरी करूँगी, फिर भी मैं तुम्हारी बराबरी की तो कभी नहीं बन सकूँगी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और मैं तुम्हारी ही वजह से गांव से यहाँ शंघाई सिटी तक आ पाई। और अब तो मैं शंघाई सिटी की 3 सबसे बड़ी फैमिली में से एक यान फैमिली की मिस्ट्रेस भी बन गई हूँ, तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लूशुआन उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके बाद जीजिंग अपनी सौतेली बहन इन्हें को लेकर वापस आता है। इन्हें ग्रैंडमा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो सभी को हाय हेलो कहती है एंड जिया को देखकर कहती है कि तुम मेरा सामान मेरे कमरे में छोड़कर आओ। तो ग्रैंडमा कहती है कि जिया प्रेग्नेंट है। वो जीजिंग से कहती है कि तुम जाओ और इन्हें का सामान उसके कमरे में छोड़कर आओ। थोड़ी देर के बाद जिया जब जीजिंग के पास जाती है तो जीजिंग उसका गला दबाकर कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। जिया उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन जीजिंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी ही वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो जीजिंग से कहती है कि नालायक कहीं के, इसे छोड़िए, प्रेग्नेंट है। तो जिया कहती है कि जीजिंग ये चाहता है कि मैं उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं। अब तो ग्रैंडमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीजिंग को 2-3-4 गालियां और भी सुनाकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद ग्रैंडमा और जिया दोनों घर में अकेली थी। तब वहाँ पर लूशुआन आती है कुछ बंदों को लेकर एंड कहती है कि अभी के अभी मुझे ये घर खाली चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, ये घर हमारा है। लूशुआन कहती है कि नहीं, आप चाहे तो प्रॉपर्टी को देख सकती है, ये घर मेरे नाम पर है। अब यहाँ ग्रैंडमा तो इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि तुम हमें अपने ही घर से बाहर निकाल रही हो और ये लड़की ये तो प्रेग्नेंट है, पता नहीं ये इस हालत में कहाँ बाहर जाएगी। तुम तो काफी हार्टलेस हो, तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं। तो लूशुआन कहती है कि आप चाहे तो यहाँ पर रह सकती है, लेकिन ये जिया यहाँ नहीं रहेगी। ये सुनकर ग्रैंडमा को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर जिया कहती है कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। दूसरी तरफ मिंगशी के साथ इन्हें उसी AI प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। इससे जीजिंग तो बड़ा ही खुश था, लेकिन मन ही मन में उसे डर लग रहा था कि कहीं ये इन्हें उसकी कंपनी को उससे छीन ना ले। लेकिन तभी ही ग्रैंडमा उसकी इस बात को सच करने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि इन्हें को तुम यान ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बना दो। जीजिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो सोचती है कि इन्हें यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनकर रहेगी तो मिंगशी उसके साथ में काम करेगा, उसके बाद हम लू ग्रुप को हरा देंगे। ग्रैंडमा के इस फैसले से जीजिंग को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था एंड वो ये सारा गुस्सा जिया पर उतारने के लिए चाहता है। जिया उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। ये सुनकर जीजिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं इतनी बुरी तरीके से फंसा नहीं होता। जिया कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम मुझे 10 मिलियन ट्रांसफर करा दो एंड हाँ, मैं तुम्हारे पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर इन्हें लूशुआन से मिलने के लिए आई थी।
लुशुआन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ रह के काम करना और लू ग्रुप की मदद भी करना। इन्हें उसे कहती है कि लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि मैं लू ग्रुप और लू फैमिली दोनों से ही दूर रहूं, क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर लुशुआन कुछ भी नहीं बोल पाती, तो इन्हें कहती है कि मैं जीजिंग की सौतेली बहन हूँ, हम दोनों की माएँ अलग है, इसीलिए मुझे बिजनेस के मामलों से बचपन से ही दूर रखा गया एंड मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया गया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ एंड हम दोनों का गोल सेम ही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम्हें ग्रैंडमा को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ग्रैंडमा नहीं होती तो आज जीजिंग की माँ मुझे मार ही देती। लुशुआन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वैसे भी जीजिंग से ज्यादा तो मुझे तुम यान फैमिली की वारिस लगती हो। फिर ये दोनों साथ में काम करने के लिए हाथ मिला लेती है। यहाँ जीजिंग उसने जिया को 10 मिलियन भेज दिए थे। तभी ही वहाँ पर लीनान कुछ सबूतों के साथ आता है एंड वो उसे कहता है कि जिया अल्कोहल पी रही है एंड वो स्पा में भी गई थी। जीजिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये औरत तो प्रेग्नेंट नहीं है, इसने बस प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। वो जल्दी से जिया को ढूंढने के लिए चाहता है, लेकिन ये चिड़िया तो पैसे लेकर फुर्र हो गई थी। अब जीजिंग परेशानी के मारे अपने ऑफिस में बैठा था, तभी ही वहाँ पर ग्रैंडमा चिल्लाती हुई आती है एंड कहती है कि तुमने पैसों में घोटाला किया, मुझे पता लग गया है। जीजिंग उसे बहाने मारने लगता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहानेबाजी करना बंद करो और मुझे जल्दी से सच बताओ। तो जीजिंग उसे सच बता देता है कि उसने ये पैसे जिया को दिए ताकि वो उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को फिर से एक हार्ट अटैक आ जाता है एंड अगले सीन में वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन अभी भी वो जीजिंग को डांट रही थी कि नालायक नाकारी कही के, तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सके, जल्दी से जाओ और 10 मिलियन उसके पास से वापस लेकर आओ। अब जीजिंग जिया को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही थी, तो ये देखकर वो उसके होम टाउन जाता है। वहाँ पर उसकी माँ थी। जीजिंग उसे कहता है कि जिया ने मेरे 10 मिलियन पैसे लिए हैं, तो मैं उसके पास से वापस लेने के लिए आया हूँ। जिया की माँ उसे उल्टा कहती है कि मुझे तो तुम कोई फ्रॉड लगते हो, भला मेरी बेटी तुमसे पैसे क्यों लेगी, क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? जीजिंग सोचता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। वो उसके घर में जबरदस्ती घुसने की ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ हट्टे कट्टे नौजवान आ जाते हैं जो कि जीजिंग को घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। उन भीम जैसे लोगों को देखने के बाद जीजिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया उसी घर में थी। लीनान लुशुआन के पास आकर उसे बता देता है कि जीजिंग को पता लग गया है कि जिया प्रेग्नेंट नहीं है एंड ऊपर से वो उसकी 10 मिलियन लेकर भाग गई है। जीजिंग जब वापस आता है तो उसे पता लगता है कि 10 मिलियन वाले घोटाले की बात मिंगशी को भी पता लग गई है एंड अब तो वो जल्दी ही उनके पास से पेमेंट मांग रहा है। ये जानने के बाद जीजिंग जाता है लोन शार्क वालों के पास एंड उसके पास से 5 दिन के लिए 10 मिलियन उधार मांगता है, लेकिन 5 दिनों के बाद ये गुंडे उसके पास से पैसे मांगने के लिए आते हैं। अब जीजिंग के पास कोई पैसा नहीं था, तो वो उन्हें कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। गुंडे उसे कहते हैं कि तुम्हें और 2 दिनों का टाइम दिया, अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारा विला छीन लेंगे। जीजिंग तो अब बुरा फंसा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो लुशुआन के पास से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर अंकल ज़ैंग थे। अंकल ज़ैंग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यान ग्रुप के 10% शेयर मुझे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद जीजिंग जाता है ग्रैंडमा के पास एंड उसके पास से शेयर ट्रांसफर करने की बात करता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि इन्हें को मैंने यहाँ पर बुलाया ताकि मैं उसे हथियार की तरह यूज कर सकूँ, उसके ही जरिए तुम यान ग्रुप के वारिस बन सकते हो। और जहाँ तक इन्हें की बात है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी माँ को मैंने ही मारा था एंड उसके बाद इन्हें को अब्रॉड भेज दिया ताकि वो तुम्हारे काम में टांग ना अड़ाए। दूर से हम देखते हैं कि इनकी बातों को कोई रिकॉर्ड कर रहा था। जीजिंग कहता है कि मुझे अभी के अभी 10% शेयर चाहिए, क्योंकि जिया तो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने अपने घर को गिरवी रख के 10 मिलियन किसी के पास से उधार मांग लिए। फिर से यहाँ ग्रैंडमा को एक हार्ट अटैक आता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो जीजिंग शेयर ट्रांसफर करने वाले पेपर पर उसका अंगूठा लगा देता है, और ये सारी बातें दूर से कोई रिकॉर्ड कर रहा था एंड वो और कोई नहीं लेकिन लुशुआन का ही कोई बंदा था। अब लुशुआन जाती है इस रिकॉर्डिंग को लेकर एंड इन्हें को दे देती है।
इन्हें उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कहती है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडमा ने ही मेरी माँ को मारा एंड ग्रैंडमा मुझे एक पैसे कमाने का टूल समझ रही है। लू शुआन अपने ग्रैंडपा के घर पर रहने के लिए आ गई थी। तभी ही वहाँ पर जीजिंग की ग्रैंडमा बड़े टशन के साथ आती है। वो कहती है कि मिस्टर लू मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, तो मैं उन्हें देखने के लिए आया करती हूँ। वैसे मिंगशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लू शुआन कहती है कि मिंगशी को मैं नहीं बुलाया ताकि वो मेरी घर की सफाई करने में मदद कर सके। अब से मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि लू शुआन मैंने ये सुना है कि अब तो तुम यान ग्रुप की एक्टिंग चेयरमैन बन गई हो। ये आइडिया मिंगशी का ही है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जीजिंग ने मेरी बिना परमिशन के शेयर को ट्रांसफर करवाया, तो ये इलीगल माना जाएगा। जल्दी से मुझे मेरे शेयर लौटा दो वरना मैं तुम पर केस करूंगी। ये सुनकर लू शुआन कहती है कि आपको क्या लॉ के बारे में कुछ पता है कि नहीं? आप ये चाहती है कि जीजिंग जेल चला जाए? जेल की बात सुनकर ग्रैंडमा का तो रवैया एकदम से बदल जाता है। वो कहती है कि जीजिंग को जिया ने सेड्यूस किया, हम दोनों ही उसकी विक्टिम है। लेकिन अगर मैं जिया को यहाँ पर वापस लाती हूँ तो क्या तुम मेरे शेयर मुझे लौटा दोगी? लू शुआन कहती है कि मुझे घर की सफाई करनी है तो आप यहाँ से जा सकती है। अब यहाँ ग्रैंडमा की तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। दूसरी तरफ जिया अपने घर से भी भाग रही थी तो ग्रैंडमा के कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ घर की सफाई हो जाने के बाद मिंगशी लू शुआन का बनाया हुआ खाना खा रहा था जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। लू शुआन कहती है कि जरा मुझे भी टेस्ट करने दो, लेकिन मिंगशी उसके हाथ से खाना छीन लेता है एंड इसी छीना झपटी में दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिंगशी उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी ही लू शुआन के फोन में एक मैसेज आता है। वो कहती है कि जिया ने मुझे अपना लोकेशन क्यों भेजा होगा। वो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन जब सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो मिंगशी कहता है कि जरूर जिया कोई खतरे में होगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जिया की बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी तो लू शुआन तो वहाँ पर भागी हुई जाने वाली थी, लेकिन मिंगशी उसे रोकता है एंड एक बंद कमरे में उसे कहता है कि तुम यहीं पर ही रहना, मैं जिया को लेकर आया। वो गुंडा जिया के पास से थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो मिंगशी उसके पास जाकर उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी ही वो गुंडा वहाँ पर आ जाता है। मिंगशी और वो गुंडा जब लड़ रहे थे तभी ही जिया पीछे से उस गुंडे पर वार कर देती है एंड उसके बाद मिंगशी के साथ वहाँ से भाग रही थी। लेकिन तभी ही मिंगशी को याद आता है कि उसे तो लू शुआन को लेकर भी जाना है। जब मिंगशी लू शुआन के पास आता है तो वो अंधेरे के कारण बेहोश हो गई थी। अब उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में ही खुलती है। वो उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मिंगशी उसे कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें क्लास्ट्रोफोबिया है, तुम अंधेरे के कारण डर गई एंड वहीं पर ही बेहोश हो गई थी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया। लू शुआन उसे पूछती है कि जिया कहाँ पर है, तो वो कहता है कि सामने वाले कमरे में। लू शुआन जब जिया के पास जाती है तो जिया उसे कहती है कि मैंने उसे सच में प्यार किया था एंड मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं तो बदले में मैंने उसके पास से 10 मिलियन मांग लिए, लेकिन मैंने उन रुपयों में से एक पैसे को भी टच नहीं किया। लू शुआन कहती है कि इसे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि आज तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हम लोग तुम्हें कब तक बचा पाएंगे। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि यान ग्रुप के चेयरमैन जीजिंग ने पैसों में घोटाला किया है। ये न्यूज़ हॉस्पिटल में ग्रैंडमा भी देख रही थी। उसे तो ये देखकर हार्ट अटैक ही आ जाता है एंड ये वाला हार्ट अटैक उसका लास्ट हार्ट अटैक था, क्योंकि उसके बाद ग्रैंडमा मर जाती है। ग्रैंडमा की मौत पर जीजिंग को तो एक बड़ा सा झटका लगता है। जब वो कंपनी वापस आता है तो उसे पता लगता है कि इन्हें अब चेयरमैन बन गई है एंड जीजिंग उसे तो कंपनी से निकाल दिया गया है। तभी ही लू शुआन जीजिंग को एक और बड़ा झटका देने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। जीजिंग उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है एंड हमेशा की तरह उसे झूठी माफ़ी मांगने लगता है। तो युवान कहता है कि लू शुआन पहले तुम्हारी वाइफ थी, इसलिए उसने तुम्हें आसानी से बख्श दिया है, लेकिन अगर मेरे बॉस को गुस्सा आया ना तो तुम्हारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी एंड शुक्र मनाओ कि हमने तुम पर कोई केस नहीं किया है। ये कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जीजिंग अपनी ऑफिस में अकेला बैठा था। रात में उसके पास इन्हें आती है। वो कहता है कि ग्रैंडमा चल बसी है और तुम्हें कंपनी हासिल करने की पड़ी है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो।
तो इन्हें कहती है कि ये रहा क्रेडिट कार्ड, इसे लो और यहाँ से निकलो। ये सुनने के बाद जीजिंग घर वापस आता है। उसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली हुई थी एंड उसे अब सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे लूशुआन हर वक्त उसका साथ देती थी। बचपन में भी लूशुआन ने उसे कहा था कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है एंड वो उसे प्रोटेक्ट करे। लूशुआन ग्रैंडपा से भी हमेशा ये कहती रहती थी कि वो यान ग्रुप की मदद करे ताकि जीजिंग को भी थोड़ा अच्छा लगे। इन सारी बातों को सोचकर जीजिंग को पछतावा होता है। दूसरी तरफ युवान और लीनान दोनों ही इन्हें की मदद कर रहे थे। युवान कहता है कि लीनान, तुम तो हमेशा ही इन्हें के पीछे पड़े रहते हो, तो तुम कहीं उसे पसंद तो नहीं करते हो ना? तो लीनान कहता है कि बकवास करना बंद करो। जब इन्हें वहाँ पर खाना लेकर आती है तो युवान लीनान को ठीक से खाने भी नहीं देता। ये दोनों तो यहाँ पर बीएल कपल की तरह लड़ रहे थे। अगले दिन जीजिंग की आंख जब खुलती है तो उसकी विला को सील किया जा रहा था। वो जल्दी से लूशुआन के पास आता है एंड उसे सिंसियरली माफी मांगता है। इस बार सच में जीजिंग गिल्ट में था। वो उसे कहता है कि हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। लूशुआन उसे कहती है कि तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो एंड मेरा पीछा करना छोड़ दो। फिर हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंगशी का जो वो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी थी। इन्हें मिंगशी और लूशुआन दोनों को स्टेज पर बुलाती है ताकि वो दोनों उसकी प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक सभी को दिखा सके। यहाँ पर मिंगशी लूशुआन को एक गिफ्ट देता है तो सभी लोग शॉकिंग साउंड देने लगते हैं। मिंगशी कहता है कि आज लूशुआन का बर्थडे है। ये सुनकर सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। जब सेरेमनी खत्म हो जाती है एंड ये लोग वापस आ रहे थे तो मिंगशी ने लूशुआन के लिए और एक बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा था। फिर पार्टी शुरू हो जाती है। कुछ लोग मिंगशी को लूशुआन का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी ही वहाँ पर जीजिंग आता है। जीजिंग को देखकर सारे लोग चुप। 2 सेकंड के लिए तो यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। जीजिंग लूशुआन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो गिफ्ट के तौर पर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करके देता है एंड उसकी वेडिंग रिंग भी उसे लौटा देता है। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि माफ करना कि मैंने तुम्हारी पार्टी इंटरप्ट कर दी। ये कहकर वो जाने लगता है। लूशुआन सोचती है कि इस बार सच में जीजिंग पछतावे में था। कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि जीजिंग को 10 सालों की जेल और 1 मिलियन जुर्माने की सजा होती है और जिया उसे 15 सालों की जेल एंड 3 लाख युआन का फाइन लगता है। इसी के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। जब मैं शुरुआत में इस ड्रामा को देख रही थी तो मुझे लगा था कि लूशुआन कोई बहुत बड़ा बदला लेगी, लेकिन यहाँ पर लास्ट में तो कर्मा ने ही अपना काम कर दिया। वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।